महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। भाजपा ने लोकसभा में मौजूदगी के लिए अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। राज्यसभा में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 हुआ पास। राज्यसभा में शुरू हुए बजट पर चर्चा। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत गुयाना के राष्ट्रपति और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तराखंड के हिमस्खलन त्रासदी में मरने वालों का आंकड़ा 32 पहुंचा। 174 लोग अब भी लापता। 25 से 35 लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका। तमाम सुरक्षा बलों की ओर से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। कोविड-19 के सक्रिय मामले 1.41% से कम। 33 राज्यों में 5000 से कम मामले। 66 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। 13 फरवरी से शुरू होगा टीकाकरण का दूसरा चरण। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोविड से नहीं हुई कोई मौत। और आंग सान सू की के दफ्तर पर सेना के ने मारा छापा। राजधानी नेपितो में प्रदर्शन जारी। संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। म्यांमार की स्थिति पर जताई चिंता। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ सभी उच्च स्तरीय राजनीतिक और सैन्य संबंध किए निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। टेरी द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व के सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। अब सीधे रुख करते हैं। इस समय लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोकसभा। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। क्या अधीर रंजन जी आप क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट बैठे। एक छोटा सा मुद्दा है सर, बालू जी, आप थोड़ा सुना जाए सर। बात है कि हमारी लद्दाख सीमा पे हमारी फौज डटे हुए हैं, हर दिन मुश्किल की सामना करते हुए चीनी फौज को मुकाबला करते हैं, जवाब देते हैं सही ढंग से। और इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को इस पे नाज है कि चीनी दुश्मन ने हमारी फौज को देखते हुए डरे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। लेकिन हम किसी को, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, किसी को ऐसा कोई मौका हमारे दुश्मन चीन को नहीं देना चाहिए जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो हमारी छवि की अंतर्राष्ट्रीय मंच पे धूमिल कर सके। इसी मुद्दे पे मैं आपकी दृष्टि आकर्षण करना चाहते, ध्यान आकर्षण करना चाहते राजनाथ सिंह जी, कि हमारे फॉर्मर आर्मी जनरल और मिनिस्टर भी है इस सरकार की, वीके सिंह साहब एक स्टेटमेंट किया है जो पेपर में आए हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हम भी चीनी फौजों से ज्यादा अतिक्रमण किए हैं। हम चीनी अगर फौज अगर 10 बार अतिक्रमण किए तो मैं 50 बार किए हैं। अगर किए तो ठीक है, इसको बढ़ चला के कहने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चीनी सरकार ने ये मुद्दा को सामने रखते हुए, हमारा जो ऑफिशियल लाइन है, हमारा ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम किसी की सीमा पे अतिक्रमण नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते। इसलिए हम वहां कहते हैं कि हमारा स्टेटस को वापस दिया जाए। तो आज अगर इस तरीके की हम मौका चीनी सरकार को हम दे, कोई भी दे, तो इसको गलत फायदा उठाते हुए चीन हमारे छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे धूमिल कर सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पे थोड़ा गौर करे और इस तरीके की बेबुनियाद बातें सामने रखकर हमारे देश को कमजोर ना करे। ये हमारा सवाल है, ये हमारा आपको ध्यान आकर्षण करने लिए चाहते हैं। और मैं ये भी चाहते हैं कि हमारा रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद है, वो इस विषय पे सदन को कुछ सूचना दे कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा ऑफिशियल लाइन क्या है, ये क्या कर रहे हैं और चीन इसका फायदा उठाते हुए क्या कर रहे हैं, ये सब विषय पे आप सदन को थोड़ा सूचित करें। यही हमारा टी.आर. बालू जी। Speaker sir, very small 2 issues, nothing else. Sir, actually our fishermen, Indian fishermen, subjected to attack every now and then, every 15 days or 10 days, whenever they go to for fishing harvest, people are, the Indian, Sri Lankan Navy is resorting to attack, taking away their proceeds, and whatever they have it in their boats, and boats are attacked, and they just see, these are all happening in Indian waters, sir. So this should be seriously taken note of the government of India, and see some dispute mechanism should be arrived between the two states, so that things should be possible, so that our fishermen can do without any hassle. There should be a hassle-free fishing operation in Indian fishery. Sir, the most important thing is there are 49 Kendriya Vidyalaya schools in Tamil Nadu. Sir, our own people, it is situated in Tamil Nadu, but Tamil people are not taught Tamil in our own state, in 49 Kendriya Vidyalaya schools. How is it possible, sir? Actually, virtually, there are no Tamil knowing teacher appointed in the Kendriya Vidyalaya. This is most unfortunate. I think the most senior ministers are there. They should at least they should respond to these 2 issues. Most important, should excruciatingly painful with the painful thing I am reporting. धन्यवाद। तीरथ सिंह जी रावत, एक उत्तराखंड वाला विषय, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अभी रुको, आपको मैं बोलने का एसोसिएट करूंगा, अभी आपको एसोसिएट कर रहा हूँ। अभी महत्वपूर्ण मामला। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो आपदा ये उत्तराखंड के अंदर, और मेरा ही क्षेत्र है चमोली जिले में जोशीमठ के बगल में तपोवन और ऋषि गंगा में जो ग्लेशियर से 2 डैम प्रोजेक्ट जिनको क्षति पहुंची है, साथ में जनहानि हुई हैं, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से बताया और कल श्रद्धांजलि सभा भी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद उस घटना स्थल पर गया हूं क्योंकि मेरा क्षेत्र है, और मैंने प्रत्यक्ष जाकर के वो दोनों जो प्रोजेक्ट थे, डैम थे,
उनके पास, और वो जो 13 गांव प्रभावित हुए हैं उन तक भी पहुंचने का मुझे अवसर मिला। मान्यवर, ग्लेशियर एक प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकते हैं। 13 में भी आपदा आई थी, 1893 में भी आई थी। ऐसी बहुत बार होता रहता है, इस प्रकार के आपदाएं आती हैं। जो वो ग्लेशियर आया तो धौली गंगा, ऋषि गंगा, दो गंगाओं का संगम है, और रेणी गांव है जिसमें गौरा देवी जो वहाँ की रहने वाली, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन की प्रणेता रही है, सब लोग जानते हैं। वही गांव है, वही स्थान है जहाँ पे ये हुआ है, और वहाँ पे ग्लेशियर के टकराने के कारण वो क्षतिग्रस्त हुआ ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। उसमें भी 35-40 ऐसे मौतें हुई। आगे जाकर 12-13 किलोमीटर पे तपोवन स्थान है जहां 520 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट एनटीपीसी का है, और वह ज़्यादा वहां क्षति हुई है। वहां अधिकतर कर्मचारी अधिक थे, और टोटल 206 की अभी तक जो संख्या कल तक आई, अभी तक हमारे पास 176 पूरी तरह जो कह सकते हैं कि वो गायब हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो सुरंग है 180 मीटर के अंदर, वहाँ मलबा जाने के कारण 30-34 ऐसे व्यक्ति कर्मचारी फंसे हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कि 9:30 बजे ये घटना होती है और सीधे कुछ ही समय बाद वो संज्ञान लेकर के और तत्काल रेस्क्यू के लिए और जो कुछ हो सकता है वो प्रयास पूरा उन्होंने किया है। यही नहीं, गृह मंत्री जी उस समय सिंधु उसमें होते हैं और उन्होंने भी तत्काल संज्ञान लिया। आईटीबीपी, बीआरओ फोर्स और एनडीआरएफ और वहाँ की एसडीआरएफ सारे पूरी तरह प्रशासन काम कर रहा है, जुटा हुआ है। आज भी रेस्क्यू में लगा हुआ है, राहत काम दे रहा है, और मैं कह सकता हूँ इसे कारण बहुत जल्दी बचा है। धन्यवाद। नमस्कार सर। द फ्यूल प्राइस rise has been one of the highest in the history of India, sir. This is a very important issue, sir. In the era of COVID pandemic, the common people have suffered a lot, and the government of India is expecting 2,60,000 crore as a hike in the excise duty, sir. The excise duty is 50 rupees, sir, for 1 liter of petrol and diesel, sir. The excise duty has to be reduced, and sir, common man in this time of COVID pandemic has to get fuel at a very cheap rate, sir. Globally, every country, even country which are behind India, is reduce the petrol price, sir. This is a very important issue, sir. The government should intervene. स्पीकर साहब, माननीय सदस्यगण, आप सबको मैंने रात को 1 बजे तक सदन चलाकर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, और कई विषय आपके जो बजट पे उस समय भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय में आपको जनाब स्पीकर साहब, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर उठाने की इजाज़त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, पिछले साल शुपया में अमशीपुरा में 3 नौजवानों का, 3 युवकों का एक एनकाउंटर में उनकी हलाकत हुई। बाद में पहले दिन से उनको कहा गया कि ये टेररिस्ट थे, लेकिन बाद में जब प्रोब हुआ, जब इंक्वायरी हो गई, तो ये पाया गया कि ये सब 3 के तीनों इनोसेंट है। तो ये बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। एतमाद का माहौल पैदा हुआ उस इंक्वायरी से, फौज की इंक्वायरी से और पुलिस की। अब दिसंबर में 3 युवा होकर सर के इलाके में लावेपुरा में मारे गए, जिनके बारे में और सारे जो वो हुआ, वो वाक़ा हुआ, वो सारा श्राउडेड इन मिस्ट्री, श्राउडेड इन सस्पिशन, उसके बारे में पुलिस ने अपने आप को अलग किया, उससे सीआरपीएफ ने अलग किया। तो हम चाहेंगे कि उसका प्रोब हो, और ये जो बॉडीज़ हैं, जो राइट टू डिसेंट बुरेल, अब हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रेस्पेक्ट किया गया। और इंटरनेशनल Sir, the situation in Kerala and certain part of the country owing to COVID is alarming, as infection rate and test positivity remain steady. Both Kerala and Maharashtra remain critical hotspots, contributing to overall deaths per day. Sir, the government needs to take this matter seriously, as both states require expert assistance and coordinated efforts for managing this crisis, sir. Sir, with the respect of Kerala, rising cases of COVID with the test positivity reaching 10.94% and infection rates remaining high.
Kerala is moving towards to serious crisis when recovery measures post-lockdown is initiated everywhere. Sir, the government of Kerala was interested in publicity than handling the pandemic effectively, and the union government did not extend assistance to the state, resulting in a coordination failure. Even the rates of RT-PCR tests are increased to add inconvenience of the people. Sir, the Kerala government's failure to ensuring compliance in social distancing and enforcing standard operating procedures made matters worse. I urge the union government to seek urgent report from the governor of Kerala and send expert team to assess the situation and providing assistance to the state's efforts to contain the proliferation of COVID pandemic in state of Kerala. Thank you, sir. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 से 12 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 1 से लेकर 12 तक जो श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री यशोपत नायक जी, श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी और मेरे स्वयं के नाम के आगे, और श्री संजय धोत्रे जी और श्री सोम प्रकाश जी के नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं उनको मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 13 महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha has passed the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment Bill 2021. Sir, I lay on the table the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment Bill 2021 as passed by Rajya Sabha on the 9th of February 2021. आइटम नंबर 13A प्रहलाद जोशी जी। महोदय, मैं कार्य मंत्रण समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 14 श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I beg to present the 5th, 6th, 7th and 8th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee of Food, Consumer Affairs and Public Distribution as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. आइटम नंबर 15 श्री रमेश विधुड़ जी। The third and fourth report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 16 श्री एम श्रीनिवासन रेड्डी। प्रसून बनर्जी, श्रीनिवासन रेड्डी जी। Hello, sir. I rise to lay on the table the 155th, 156th, 157th and 158 reports, Hindi and English versions, on the Standing Committee on Commerce as listed against my name at serial number 16 in today's order paper, sir. Item number 17, Sri Prahlad Joshi ji. Sir, with your permission, I rise to make the following statement. The status of implementation of the recommendation contained in the third report on demands for grants on 2019, 2020 and the sixth reports demand for grants 2021 of the Standing Committee on Coal and Steel pertaining to Ministry of Coal. Second, the status of implementation of recommendation contained in the fourth report on demands of grants of 2019, 2020 and seventh report on demands for grants on 2021 of the Standing Committee on Coal and Steel pertaining to Ministry of Mines. Item number 19, माननीय प्रधानमंत्री जी. शुभ माननीय प्लीज. दादा ठीक हो? आदरणीय सभापति जी,
मैं राष्ट्रपति जी के प्रेरक उद्बोधन पर आभार प्रस्ताव की चर्चा में शरीक होने के लिए और राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ नागरिकों की संकल्प शक्ति का परिचय है। विकट और विपरीत काल में भी यह देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर अचीव करता हुआ आगे बढ़ता है, ये सारी बातें विस्तार से राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है। उनका एक एक शब्द देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करने वाला है और हर किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाने वाला है। और इसलिए हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। इस सदन में भी 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। रात को 12-12 बजे तक हमारे सभी माननीय सांसदों ने इस चेतना को जगाए रखा है, चर्चा को जीवंत बनाया है, अधिक शार्पन किया है। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा में उनकी भागीदारी भी ज्यादा थी, विचारों की धार भी थी, रिसर्च करके बातें रखने का उनका प्रयास था और अपने आप को इस प्रकार से तैयार करके कि उन्होंने इस सदन को समृद्ध किया है, चर्चा को समृद्ध किया है। और इसलिए उनकी ये तैयारी, उनके तर्क और उनकी सूझबूझ, इसके लिए मैं विशेष रूप से महिला सांसदों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत आजादी के 75वें वर्ष एक प्रकार से हम अभी दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। 75 वर्ष का पड़ाव हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का है और आगे बढ़ने के पर्व का भी है। और इसलिए समाज व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में हमारा स्थान कहीं पर भी हो, लेकिन हम सब ने मिलकर के आजादी के इस पर्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके, नए संकल्प लेकर के 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हम उस 100 साल की भारत की आजादी की यात्रा के 25 साल हमारे सामने हैं। उन 25 साल को हम देश को कहां ले जाना है, दुनिया में इस देश की मौजूदगी कहां करनी है, ये संकल्प हर देशवासी के दिल में हो। ये वातावरण बनाने का काम इस परिसर का है, इस पवित्र धरती का है, इस पंचायत का है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश जब आजाद हुए और जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे वो यहां से जब गए तो आखिर में वो यही कहते रहते थे कि भारत कई देशों का महाद्वीप है, भारत कई
देशों का महाद्वीप है और कोई भी इसे एक राष्ट्र कभी नहीं बना पाएगा। ये घोषणाएं हुई थी, लेकिन भारतवासियों ने इस आशंका को तोड़ा। जिनके मन में ये प्रकार के शक थे उसको समाप्त कर दिया और हम हमारी अपनी जिजीविषा, अपनी सांस्कृतिक एकता, हमारी परंपरा आज विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं और विश्व के लिए आशा का किरण बन करके खड़े हुए हैं। ये 75 साल की हमारी यात्रा में हमने पाया। कुछ लोग ये कहते थे कि इंडिया वाज अ मिरेकल डेमोक्रेसी। ये भ्रम भी हमने तोड़ा है। लोकतंत्र की हमारी रगों में, हमारे सांस में किस प्रकार से बुना हुआ है। हमारी हर सोच, हर पहल, हर प्रयास लोकतंत्र की भावना से भरा हुआ रहता है। इस बात को हमने अनेक चुनाव आए, अनेक सत्ता परिवर्तन आए, बड़ी आसानी से सत्ता परिवर्तन आए और परिवर्तित सत्ता व्यवस्था को भी सबने हृदय से स्वीकार करके आगे बढ़ाया। 75 साल का एक क्रम रहा है और इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और हम विविधताओं से भरे हुए देश हैं। सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, भांति भांति का पहनाव, क्या कुछ नहीं है विविधताओं से भरा हुआ। उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य, एक राह ये करके दिखाया है। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही थी उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, ए डेस्टिनी टू रीच। यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बड़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं। लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला।
अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें और ये हम मान के चलें। ये किसी शासन व्यवस्था का विचार नहीं है, ये किसी राजनेता का विचार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगाते देखते हैं लोकल। यह आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सबकी सोच, हमारी नीतियां, हमारे निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव हो, उस बदलाव की ओर होने चाहिए, ये मेरा मत है। इस चर्चा के अंदर करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना की चर्चा की है। हमारे लिए संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि कोरोना के कारण कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। ये जो दुनिया में अनुमान लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने अनुमान लगाए थे, भारत में भी एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए भरसक प्रयास भी हुए थे। और एक अननोन एनिमी था, तो विश्वास से कोई कुछ नहीं कह सकता था, विश्वास से कुछ कोई कर भी नहीं सकता था। एक ऐसे अननोन एनिमी के खिलाफ लड़ना था। और इतना बड़ा देश, इतना थिकली पॉपुलेटेड देश, इतनी कम व्यवस्थाओं वाला देश, दुनिया को शक होना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके थे। तब भारत कैसे टिक पाएगा? और भारत एक बार हालत खराब हो गई तो विश्व को कोई नहीं बचा पाएगा, ये समीकरण भी लोग लगा रहे थे। ऐसे में ये 130 करोड़ देशवासियों की
डिसिप्लिन, उनका समर्पण, इसने आज हमें बचा के रखा है। क्रेडिट गोज टू 130 करोड़ हिंदुस्तानी, और इसका गौरवगान हमें करना चाहिए। भारत की पहचान बनाने के लिए ये भी एक अवसर है। हम अपने आप को कोसते रह करके कहें दुनिया हमें स्वीकार करे, ये कभी संभव नहीं होता है। हम घर में बैठकर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे, तब जाकर के दुनिया हमें स्वीकार करे। अगर आप अपने बच्चों को घर में नहीं स्वीकार करते हो और चाहोगे मोहल्ले में बच्चा स्वीकार करे, कोई स्वीकार करे, कोई स्वीकार नहीं करता है। दुनिया का नियम है, और इसलिए हमें इस बात को करना चाहिए। श्रीमान मनीष तिवारी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई भगवान की कृपा है तो कोरोना में हम बच गए। मैं इस बात से जरूर कुछ कहना चाहूंगा। ये भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई, हम बच गए। भगवान की कृपा, क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो नर्स भगवान का रूप बन के आए थे। क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे। 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए थे। हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था, लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मचारी वहां जाकर के उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था। भगवान का रूप ये सफाई कामदार के रूप में आया था। कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता था कि मैं जिसको लेके जा रहा हूं वो कोरोना पॉजिटिव है। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था, हजारों की जिंदगी, और इसलिए भगवान का रूप ही था जिसने हमें बचाया है। लेकिन भगवान अलग अलग रूप में आया था, और जितनी हम उनकी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरवगान करेंगे, देश की सफलता का जितना गौरवगान करेंगे, हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। कई कारणों से जिन लोगों के भीतर निराशा फैल चुकी है, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए 130 करोड़ देशवासियों के इस पराक्रम को याद कीजिए, आपके अंदर भी ऊर्जा आ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना काल एक ऐसा कसौटी का काल था जिसमें सच्ची कसौटी तब होती थी जब संकट होता है। सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। दुनिया, बड़े बड़े देश, कोरोना में जो हुआ वो तो है, लेकिन उन्होंने हर एक ने तय किया कि वे अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुंचाएंगे ताकि इस संकट की घड़ी में उनके नागरिकों को मदद मिले। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, आशंका, इस वातावरण के कारण चाहते हुए भी खजाने में पाउंड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाए। बैंक बंद, पोस्ट बंद, व्यवस्थाएं बंद, कुछ नहीं कर पाए। इरादा था, घोषणाएं भी हुई। ये हिंदुस्तान है कि जो इस कोरोना कालखंड में भी करीब करीब 75 करोड़ से अधिक भारतीयों को राशन पहुंचा सकता है,
8 महीने तक राशन पहुंचा सकता है। यही भारत है जिसने जनधन, आधार और मोबाइल के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपया इस कालखंड में लोगों तक पहुंचा दिया। और दुर्भाग्य देखिए, जो आधार, जो मोबाइल, ये जनधन अकाउंट इतना गरीब से काम आया, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। मैं कभी कभी हैरान हूं, और आज मैं इस बात को बार बार बोलूंगा। अध्यक्ष जी, मुझे क्षमा करना। मुझे 1 मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस हसन में कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले लोग इस कोरोना कालखंड में उनको धन मिले, उनके पैसे मिले, ये उनके लिए किया गया और हम कर पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी अर्थव्यवस्था इस कालखंड में भी हमने रिफॉर्म का सिलसिला जारी रखा और हम इस इरादे से चले कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, डे 1 से अनेक विधि से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए और इसका परिणाम है आज ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है। ये दिखाई दे रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है। ये हम दिखता है। और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने ये अनुमान भी लगाया है कि करीब करीब 2 डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य होगा। 2 डिजिटल ग्रोथ की संभावनाएं सभी पंडितों ने कही है और मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी, मुसीबतों के बीच से भी देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर
प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। तो दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे पूरे समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूँ आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और इसलिए आपने 30 मिनट, 1 मिनट, आपका कोई रिकॉर्ड में, जरा बैठिए। अधीर बाबू, कुछ कहना है तो और? माननीय अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई, ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई
अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी तो कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है, अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसलिए हम जब शुरू में जब वो पंजाब में थे, आपने अपनी बात कह चुके हैं। एक मिनट बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मैंने दिया था, किसी ने टोका टोकी नहीं की थी। नहीं माननीय सुरेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज। नो, ये तरीका नहीं है, नहीं, नो। चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू प्लीज, प्लीज। नो, नो, प्लीज आप बैठिए। आपको किसने कहा? टीआर बालू जी प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। प्लीज प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री, ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए अधीर रंजन जी प्लीज एक मिनट बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर आपको सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब कोई भी प्रतिपक्ष का माननीय नेता या सदस्य बोलता था तो मैंने सभी से कहा कि सब बात ध्यान से सुने, किसी को टोका टोकी नहीं करे। और रात्रि को 1 बजे तक, जब तक सदन में अंतिम वक्ता था, मैंने पर्याप्त समय दिया है। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपने अपनी बात कह चुके हैं, उनका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा अपनी बात।